लास्ट लेक्चर में अपन सर ने सर वो एक क्वेश्चन था जो पॉइंट मास एम रखा था कुछ क्वेश्चन था उसमें सर एक वो वुडन ब्लॉक ऑफ डेंसिटी। हाँ ये सर ये वाला। हाँ सर बताओ। इसमें जो हमने जो मेथड किया उससे आंसर 280 आ रहा है लेकिन वहाँ पर 300 दिया है। 280 यस सर। एक सेकंड रुक चेक कर लेते हैं। और किसी ने ट्राई किया है? बाकी सबके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है? अपन ने जो मास रखा है एक्स्ट्रा वो फाइंड करना है ना। सो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। mg जो है वो इससे मैच होना चाहिए 1400 इंटू 0.2 इंटू 1 इंटू जी। इससे 280 आ रहा है ना। इनका कैसे 300 आया फिर? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द क्यूब। अच्छा देखो, इसमें एक और, ये सवाल में एक और ट्रिक है। आई थिंक अपन ने एक चीज मिस करी थी पिछली बार। ये डायग्राम को देखो। इनिशियली मुझे बताओ ये कितना क्यूब इमर्स था? इसका 0.5 ग्राम सीसी दिया है ना। तो इनिशियली ये क्यूब फ्लोट कर रहा था, राइट? यस सर। और अभी जब इस पे एक मास रखा अपन ने तो पानी का लेवल कितने से राइज कर रहा है? क्या दिया है सवाल में? राइजेस बाय 2 मिलीमीटर। राइजेस बाय 2 मिलीमीटर। तो देख, इसका अपन एक काम करते हैं, 2D प्रोजेक्शन देख लेते हैं। 3D में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डायग्राम, बट अगर मैं 2D डायग्राम भी बनाऊंगा तो तुम्हें 3D में विजुअलाइजेशन आ जाएगा, राइट? 3D में बस अंदर की तरफ ये डायमेंशन 10 सेंटीमीटर जा रहा है, ये हमें पता है। तो ऐसे इमेजिन कर कि ये क्यूब है और ये क्यूब लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा था। ओके, इस पे जब एक मास रखा मैंने, m मास रखा, तो पानी का जो लेवल है वो 2 mm से राइज किया, यही दिया है ना सवाल में। यस सर। तो 2 mm से राइज करके मान ले पानी का लेवल ये आ गया। ओके, ये एक्स्ट्रा पानी यहाँ से राइज कर गया। ये जो पानी राइज किया इसका वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं कितना होगा? अच्छा, एक और चीज अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी, इसका जो बेस एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पूरे वेसल का जो एरिया है वो कितना है? 1500। 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये दोनों मिला के, ये वाला जो एरिया, इसको अगर मैं A3 मान लूँ, ये 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना? ये तो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी। तो जो पानी का वॉल्यूम ऊपर आ रहा है एक्स्ट्रा डिस्प्लेस होके, वो कितना होगा? 2 mm हाइट। 2 mm मतलब 0.2 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ मैं इसको। यस सर। तो 0.2 इंटू 1400, इतना पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। ये किसके इक्वल? 280 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक करी अपन ने। अगर यहाँ पे पानी ऊपर आ रहा है तो क्यूब भी तो नीचे गया होगा ना। यस सर। क्यूब कितने अमाउंट से नीचे गया होगा वो पता नहीं हमें, तो मैं मान लेता हूँ कि क्यूब जो है वो x अमाउंट से नीचे गया। लेट्स से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यूब। तो अगर क्यूब x अमाउंट से नीचे जा रहा है तो उसने ये, मैं जो ग्रीन में हैच कर रहा हूँ उतने पानी को उसने डिस्प्लेस किया होगा, और वही पानी ऊपर जाके रेड वाला वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है?
मतलब जितना वॉल्यूम राइज हुआ उतना वो अंदर चला गया। यस, जितना वॉल्यूम क्यूब ने पानी का एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई किया उतना ही वॉल्यूम ऊपर राइज कर गया होगा डिस्प्लेस होके। यस सर। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ किया उसका वॉल्यूम कितना होगा, A1 100 इंटू एक्स। तो ये दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ रही, 2.8। 2.8 सेंटीमीटर है ना। यस सर। सो एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स जो जनरेट हो रहा है ओवरऑल पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में, कहना है से टोटल जो डीप अंदर गया होगा वो 0.2 प्लस ये 2.8 होगा। पहले के कंपैरिजन में 0.2 प्लस 2.8 मतलब 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ये ऑक्यूपाई कर रहा है इमर्स होके। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो। पहले जो यस क्यूब है सर। पहले जो क्यूब है वो कितना पानी को इमर्स कर पा रहा था, कितना पानी को डिस्प्लेस कर पा रहा था, खाली ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी ब्लू कलर में हैच कर रहा हूँ, है ना। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर करेक्ट। और जब मैंने मास रखा तो ऊपर का पानी राइज कर रहा है और क्यूब अंदर भी डीप जा रहा है, तो ओवरऑल 0.2 प्लस 2.8 3 सेंटीमीटर वो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर रहा है पानी को। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो उसने डिस्प्लेस किया होगा, जो एक्स्ट्रा बुएंसी लग रहा होगा, वो एक्चुअल में कितना होगा, 3 इंटू बेस एरिया 100 है ना, इंटू जी। और ये एम को बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ से एम 300 ग्राम्स आ रहा है। समझ में आया ये सबको। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ किसी को भी। सर इनटू 100 क्यों है? बेस एरिया ना, बट वाटर का नहीं 3 लगा। सेंटीमीटर तो हाइट है ना। अभी इट्स लाइक सेइंग के एक्स्ट्रा बुएंसी कितना लग रहा है क्यूब पे। अभी क्यूब अच्छा की क्यूब पे नई कितना लगा? पोजीशन हाँ। की वजह से वो इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर रहा है पानी का, जो मैं येलो में यस मार्क कर सर। रहा हूँ। तो वो वॉल्यूम कितना होगा, हाइट 0.2 प्लस 2.8 और इनटू उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि 100 होगा। यस सर। तो ये 100 बेसिकली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सबको समझ में आया ये भी। तो इन चीजों का सर भी ध्यान रखना जब भी तुम बुएंसी फोर्स निकालोगे एक्स्ट्रा। सर इसमें कोई टोटल बॉयंसी वाला कोई मेथड नहीं, मतलब हम दोनों मासेस को ऐड करके फिर टोटल बॉयंसी लगा दें? एक टोटल बुएंसी भी अगर तू लगाएगा तो क्यूब का वेट तो पहले से बुएंसी बैलेंस कर रहा था ना, हाँ। और वो बाद में भी बैलेंस कर रहा है। यस सर। टोटल बुएंसी में तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। जो क्यूब है उसका वेट तो बुएंसी पहले भी बैलेंस करता है और बाद में भी बैलेंस कर रहा है। लेकिन जो एक्स्ट्रा बुएंसी आया, एक्स्ट्रा बुएंसी किसकी वजह से आया, ये जो मैंने वो येलो एम में के। मार्क किया हुआ है, येलो में मार्क किया हुआ है वो पानी का वॉल्यूम एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो रहा है ना। एक्स्ट्रा पानी जो क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है वो ये होगा, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो डायग्राम। और ये एक्स्ट्रा पानी जो डिस्प्लेस हो रहा है यही अभी इसके एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस करेगा। यस सर। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट। देखो इस पे मैं तुम्हें एक और टाइप का एग्जांपल देता हूँ, उससे आई होप तुम लोग ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओगे। मान लो एक वेसल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है ना, और इसके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। और कुछ डेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोला है कि क्यूब इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है पीसफुली। ओके, अभी मान लो अगर मैं क्यूब को, एक काम करते, इसका जो एरिया है, वेसल का जो एरिया है उसको 3A कर देते। अगर मान लो मैं क्यूब को नीचे की तरफ एक्स अमाउंट से पुश करूं, सो एक्स अमाउंट से पुश करने पर उसके ऊपर एक्स्ट्रा बुएंसी कितना जनरेट हुआ होगा, एक्स्ट्रा बुएंसी, find the extra buoyancy force acting on the cube when it is displaced by x from its equilibrium floating position
फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग पोजीशन। यहाँ पे क्यूब की डेंसिटी की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो आंसर है वो लिक्विड की डेंसिटी के टर्म्स में आना चाहिए और एक्स के टर्म्स में आना चाहिए और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स में आना चाहिए, राइट। सो देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ये वेसल को थोड़ा और ऊपर तक बना देते। जब क्यूब एक्स अमाउंट से नीचे गया तो क्यूब का जो नया पोजीशन है उसको ड्रॉ कर देते। क्यूब का जो बेस है वो अभी यहाँ पे आ जाएगा और सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ से इतना पानी गायब हो जाएगा। यस सर। इतना अमाउंट ऑफ पानी गायब हो गया। गायब होके उसके पास कौन सा जगह ऑक्यूपाई करने का ऑप्शन होगा? ऊपर वाले सर सरफेस पे। ऊपर। यस सर। तो जो पानी यहाँ से गायब हुआ अभी वो पानी यहाँ पे आ जाएगा, बट यहाँ पे वो कितना अमाउंट आएगा वो पता नहीं है मुझे। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो y अमाउंट आएगा, बट मुझे पता है कि ग्रीन कलर में जो पानी गायब हुआ वही ऊपर येलो कलर वाले रीजन में पानी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और येलो वाले रीजन का एरिया क्या लोगे? 2a into y। करेक्ट। इसका जो एरिया है वो 3a माइनस ए मतलब 2a होगा। तो जो वॉल्यूम होगा इसका जो वॉल्यूम होगा वो 2a टाइम्स y, और ये वॉल्यूम a इंटू एक्स के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स y की वैल्यू x/2 आ गई। तो अभी जो यस क्यूब है सर। वो पानी पहले के कंपैरिजन में पानी का जो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कैन आई से दैट विल बी येलो रीजन, ये वाला येलो रीजन प्लस ये वाला ग्रीन रीजन, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है पानी का, जिसका हाइट 3x/2 होगा इनटू क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। सबको समझ में आया? ये एक्स्ट्रा बुओयेंसी होगा। सर वो सर एक्स्ट्रा वाला बताएंगे एक बार? क्या डाउट है बताओ। सर वो एक्स्ट्रा बुयांसी कैसे निकाला एक बार? पहले के कंपैरिजन में देख, पहले जो क्यूब है वो खाली उसका जो इमर्स पोर्शन है, क्यूब का जो ओरिजिनल पोजीशन था उसको ऑब्जर्व कर। तो ओरिजिनली तो क्यूब खाली इतने पानी को डिस्प्लेस कर रहा था ना, क्यूब का खाली इतना पोर्शन इमर्स था, ये तो ऑब्जर्व कर पा रहे पहले। उसको डिस्प्लेस करने से पहले दिस वाज द इनिशियल इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सब लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? और जब एक्स से उसको नीचे पुश किया उसके बाद जो कहानी हुई उसमें तो देख पा रहे ग्रीन वाला पोर्शन और येलो वाला पोर्शन इतना और ज्यादा डूब गया पानी के अंदर। ब्लू वाला तो अभी भी डूबा हुआ है, मगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्यूब का और कितना डूबा लिक्विड के अंदर। एक्स से नीचे पुश करने से ग्रीन वाला तो एक्स से डूब ही गया, राइट, ये तो एक्स से हो ही गया, बट यहाँ से पानी का लेवल भी तो ऊपर गया होगा ना। तो उसने क्यूब का थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन भी डुबा दिया होगा, और वो कितना हाइट डुबाया होगा उसको मैंने y मान लिया, और y को मैंने वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाल लिया। यस सर। इसको मैं एक अलग कलर में मार्क कर देता हूँ। येलो वाला जो रीजन है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू ग्रीन वाला रीजन, और जो तुम्हें अलग से पिंक वाला दिख रहा है वो बेसिकली डूबा हुआ क्यूब है, एक्स्ट्रा डूबा हुआ क्यूब। समझा अभी सबको ये? तो एक्स्ट्रा बुओयेंसी कितना होगा? क्यूब यस का सर। एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम, क्यूब का एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये क्यूब का एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, है ना। तो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें राइज ऑफ वाटर लेवल का भी ध्यान रखना होगा। मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज में रिजर्वोयर बहुत ही बड़ा होता है। अगर मान लो ये 3a बहुत ही ज्यादा बड़ा होता, अगर ये बहुत ही लार्ज होता, तो मैं y को उस केस में नेग्लिजिबल मान सकता था, यस सर। है ना। तो वो मैटर नहीं करता, येलो वाला रीजन मैटर नहीं करता। बट अगर एरियाज कंपेरेबल दिए हुए फिर तुम्हें ये चीज का भी ध्यान रखना होगा। ओके, इसको एक बार वापस बाद में ट्राई करना, इसके लिए जगह छोड़ दो। ये वाला एग्जाम्पल मैं तुम्हें आज के नोट्स में भेज दूंगा। फिर और कुछ डाउट है पिछले लेक्चर से? एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए थे सबसे? यस सर।
और अपन ने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी डिस्कस किया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बुओयेंसी से नीचे लाई करेगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बुओयेंसी से ऊपर लाई करता है तो थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन आने पर, थोड़ा सा भी रोटेट होने पर ये पूरा ही रोटेट हो जाएगा, क्योंकि इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लग रहा, वेट इसको पूरा टॉपल कर देगा। बट अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बुओयेंसी से नीचे होगा तो उस केस में अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस की वजह से रोटेट होता है तो बुओयेंसी और वेट के जो फोर्सेस है ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करके इसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाएंगे, राइट? सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एग्जांपल देखो। ये वाला एग्जांपल सबने ट्राई किया एक बार खुद से? इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देखो साथ में सॉल्व करते। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? अ वुडन स्टिक ऑफ लेंथ L, रेडियस R, डेंसिटी ρ has a small metal piece of mass m and negligible volume attached to its end. तो मान लो ये एक वुडन स्टिक है, इसका लेंथ हमें दिया हुआ है L, इसका रेडियस R, मतलब इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अपन पाई r स्क्वायर ले सकते हैं, और इसका डेंसिटी ρ दिया हुआ है। और इसके एक एंड पे एक मेटल मास को अटैच किया हुआ। मेटल मास का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानना है और इसका मास m मान लो। m मास का एक मेटल अटैच कर दिया इसके एंड पे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m, ये m हमें निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू, so that the stick floats vertically in equilibrium in a liquid of density sigma। तो इस स्टिक को अगर मैं एक लिक्विड के अंदर डुबा दूं तो सवाल में वो लोग बोल रहे कि लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम में फ्लोट करना चाहिए। देखो अगर नॉर्मल स्टिक होता तो वो तो टॉपल कर जाता ना लिक्विड में, यस सर। भले उसका डेंसिटी कम होता तो भी वो ऐसे वर्टिकल रहने की बजाय ऐसे हॉरिजॉन्टल रहना प्रीफर करता, नॉर्मल स्टिक है ना, वो टॉपल कर जाता। पर हम चाहते हैं कि ये जो स्टिक है वो वर्टिकल में भी खुद से स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रह पाए, और ऐसा करने के लिए उसके नीचे वाले पोर्शन को हमें हैवी करना होगा, इसलिए नीचे अपन एक पॉइंट मास अटैच कर रहे हैं। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अपन ने कंडीशन क्या देखा था? सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ बुओयेंसी से लोअर होना चाहिए कि हायर होना चाहिए? लोअर। लोअर। तो अगर मैं नीचे वाले कोई ओरिजिन मान लूं तो YCOM शुड बी लेस देन YCOB। बॉटम मोस्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ बुओयेंसी के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, या फिर क्रिटिकल केस में इक्वल मान लेंगे, क्योंकि मिनिमम मास की वैल्यू पूछ रहे तो उस समय अपन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बुओयेंसी को जस्ट इक्वल मान लेंगे फॉर मिनिमम m। और अगर m को उससे ज्यादा और बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास और नीचे आ जाएगा, है ना, वो चीज तो चल जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें अननोन है। मुझे एक और पैरामीटर क्या अज्यूम करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सेंटर ऑफ बुओयेंसी अगर मुझे निकालना है तो मुझे एक और चीज क्या पता होना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? सर लेंथ, इमर्स्ड लेंथ, ये पता होना चाहिए। y ये दिया नहीं है, ये अपन को खुद से निकालना पड़ेगा, तो ये y पता होना चाहिए। तो देखो अभी मेरे सामने दो अननोन है, y और m, और क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग कंडीशन में अपन वेट और बुओयेंसी को बैलेंस कर सकते। वेट कितना होगा पूरे सिस्टम का? वुडन स्टिक का जो वेट है वो कितना होगा? वॉल्यूम पाई r स्क्वायर L इनटू डेंसिटी। इनटू डेंसिटी, यस सर, वेरी इनटू गुड, जी। इनटू जी। और जो m मास है उसका वेट mg होगा। इन दोनों को बुओयेंसी बैलेंस कर रहा है, और बुओयेंसी फोर्स बताओ किसके ऊपर होगा? लिक्विड का कितना वेट डिस्प्लेस हो रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स, मतलब वॉल्यूम इमर्स मतलब कितना? पाई r स्क्वायर पाई इनटू, आर स्क्वायर वाई वेरी गुड, पाई r स्क्वायर y इनटू जी। इनटू जी। ये पहला इक्वेशन समझ में आया सबको? वेट और बुओयेंसी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और यस सर। सेकेंड इक्वेशन अपन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बुओयेंसी को इक्वेट कर देंगे। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है सबको? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, रॉड को ऑब्जेक्ट 1 मान लो और ये पॉइंट मास को ऑब्जेक्ट 2 मान लो। तो
रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉटम से कितनी दूरी पर होगा? L/2. L/2। तो बेसिकली यहाँ पे मैं YCOM और YCOB दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। तो YCOM मतलब L/2 Y1, दिस इज लाइक Y1 इंटू M1। M1 मतलब रॉड का मास पाई आर स्क्वायर इंटू L टाइम्स रो। तो ये वाला जो टर्म है वो M1 Y1 का काम कर रहा है, राइट? प्लस Yes, sir. पॉइंट मास जो है वो M दिया हुआ है और उसके सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना? वो तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, मैं ओरिजिन का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो दिस इज लाइक M2 Y2 और डिवाइड किससे करते हैं इस पूरे को सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए? M1 Sir, Y1 sum प्लस of M2 Y2 masses. अपॉन सम ऑफ मासेस, करेक्ट। तो सम ऑफ मासेस मतलब mr स्क्वायर L इंटू रो प्लस M2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ दिस इज लाइक M1 प्लस M2। तो ये YCOM होगा, ठीक है? तो ये सारे टर्म्स मैं हटा देता हूँ, इन सबका तुम्हें मतलब समझ में आ गया? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस Yes, M2। sir. और सेंटर ऑफ बुएंसी तो आसान है। सेंटर ऑफ बुएंसी मतलब ये जो पानी यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ होगा उसका सेंटर ऑफ मास। तो उसका सेंटर ऑफ मास तो y/2 पे लाई करेगा। वैसे तो ये लेस देन होना चाहिए था, बट क्योंकि मिनिमम मास पूछ रहे तो उस समय अपन जस्ट इक्वल करवा देंगे। तो दो इक्वेशंस और दो अननोन्स, इसको सॉल्व करके हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में खाली एक अननोन m रह जाएगा, तो उसको सॉल्व करके तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी। इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद से कर लोगे बाद में, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना? Yes, sir. Yes. ओके, फाइनल आंसर सॉल्यूशन से वेरीफाई कर देना। और मैंने ये कुछ एग्जांपल्स भी तुम्हें नोट्स में लास्ट टाइम दिए थे, ये ट्राई किए क्या सबने? अगर ट्राई नहीं भी किए तो एक एक करके अभी सॉल्व कर लेते साथ में। सब लोग प्लीज इंटरएक्टिव रहो और मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। पहला सवाल देखो, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m floats in water in a cylindrical vessel of large cross sectional area A. The density of block is less than the density of water. Find the increase in level of water in the vessel compared to when the block was not put in it. देखो ये सवाल में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे वेसल का लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। ये लार्ज का तुम्हें इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन करने के बाद? सर की राइस को नेग्लेक्ट कर देंगे, करेक्ट, जो वाटर का ऊपर जो राइज हो रहा होगा उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ऐसे मानो कि एक बहुत ही लार्ज वेसल है, एक लार्ज रिजर्वॉयर जैसा, और इस पे एक मास फ्लोट कर रहा है। अच्छा, पहले फ्लोट नहीं कर रहा था, बट अभी हमने एक मास इस पे डाल दिया फ्लोट करवाने के लिए। फाइंड द इंक्रीज इन वाटर लेवल इन द वेसल कंपेयर टू व्हेन द ब्लॉक वाज नॉट पुट इन इट। अच्छा, जब ब्लॉक को मैंने इमर्स किया तो ब्लॉक अगर फ्लोट कर रहे हैं तो इसका mg, इसका वेट कौन बैलेंस करेगा? सर एक्स्ट्रा buoyancy. बुएंसी। यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक ही मास को डाला है, पहले कुछ भी नहीं था, पहले खाली था और अभी ये मास को हमने डाल दिया। तो जो बुएंसी जनरेट हुआ होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, और वो किसके इक्वल होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड या फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड टाइम्स g। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना? एक्चुअली वेसल के अंदर कितना लेवल राइज हो रहा है वो निकालना है ना अपन को। सर तो वॉल्यूम को हम AX मान ले सकते हैं. हाँ, तो अभी यहाँ से यहाँ पे वो अंदर गया होगा और ये वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा है वो ऊपर लेयर के फॉर्म में आ गया होगा, और यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ कि x हाइट से लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता लार्ज होता है या स्मॉल होता है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एनीवेज खाली ये वाला लेवल निकालना है ना, तो Yes, उससे sir. फर्क नहीं पड़ता।
तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ m बाई रो एल, इसको अपन ax से इक्वेट कर सकते। तो जो हाइट राइज हुआ होगा x, वो m अपॉन a रो एल इसके इक्वल होगा, राइट? ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. एग्जाम्पल 2, a solid is completely immersed in liquid। एक लिक्विड के अंदर मान लो एक सॉलिड इमर्स्ड है। Will the force exerted on the solid by the liquid increase, decrease or remain the same if the orientation is changed? बताओ, अगर इसका ओरिएंटेशन मैं चेंज कर दूं तो क्या बुएंसी फोर्स चेंज होगा? क्या No, sir. ओरिएंटेशन No, को sir. चेंज करने पर वो लिक्विड को अलग वॉल्यूम से डिस्प्लेस करेगा? नहीं। No, sir. फोर्स तो खाली वॉल्यूम डिस्प्लेस पे डिपेंड करता है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू जी। तो भले तुम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दो, इमर्स्ड वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि तुमने पूरा इसको इमर्स कर रखा है। ये कंडीशन गिवन, इट्स कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड। और जब ऑलरेडी कंप्लीटली इमर्स्ड है, उसमें अगर तुम उसको फर्दर नीचे लोअर भी अगर कर दोगे, तो क्या फर्दर लोअर करने पर भी वो इमर्स्ड वॉल्यूम को चेंज कर पाएगा? No, sir. No, sir. तो इन आइदर ऑफ द केसेस आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड रिमेन सेम। हाँ, अगर पहले से वो कंप्लीटली इमर्स नहीं था, अगर पहले से वो फ्लोट कर रहा होता और उसके बाद अगर तुम उसको और नीचे फर्दर लोअर लेके जाते, तो क्या होता बुएंसी के साथ? Sir, buoyancy घट जाता। इस केस में बुएंसी बढ़ जाती है ना। बट जब ऑलरेडी वो कंप्लीटली इमर्स है, उसमें अगर तुम फर्दर नीचे ले जाओ तो बुएंसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बुएंसी सेम रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट। फॉर सॉलिड विच इज कंप्लीटली इमर्स्ड, does the center of buoyancy always coincides with the center of mass of the solid? बताओ, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या होगा? Yes, No. sir. Not always. नॉट ऑलवेज, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड हुआ, मान लो एक मैं ऐसा एक रॉड अगर इमर्स कर दूं जो नीचे से हैवी है, कर सकता हूँ ना मैं? Yes, sir. दिखने में ज्योमेट्री उसका यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। पर अगर मान लो ये रॉड नीचे से हैवी है, m2 अगर m1 से बड़ा हो गया, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बट सेंटर ऑफ बुएंसी को क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? No, sir. वो तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ बुएंसी जो है वो एग्जैक्ट सेंटर पे होता है। ये सेंटर ऑफ बुएंसी होता है ना। तो ऑलवेज ऐसा होना कंपलसरी नहीं। ये हमेशा ऐसा कब होगा? ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। उस केस में सेंटर ऑफ बुएंसी और सेंटर ऑफ मास कंप्लीटली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए कोइंसाइड करेगा। ओके, फिर एग्जांपल 4, 3 blocks of density rho 1, rho 2 and rho 3 are projected from a bottom of a container containing liquid of density rho. If the consequent path of the blocks are shown in the figure as 1, 2, 3, compare the density of blocks with that of the liquid. तो देखो, तीनों को अपन ये वाले पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर तुम ऑब्जेक्ट 2 को देखते हो, ऑब्जेक्ट 2 तो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट 2 पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। इस पे वर्टिकली या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। और ये कब पॉसिबल है? किसी भी इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 कब पॉसिबल है? जब वेट और बुएंसी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के इक्वल हो, राइट। उसी लॉजिक से मुझे बताओ, जो ऑब्जेक्ट 1 का पाथ है, ऑब्जेक्ट 1 के पाथ को देखते हुए क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट 1 पे नेट फोर्स ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है? ऊपर। Sir, ऊपर। ये ऊपर ऊपर वाले डायरेक्शन में लग रहा है। और ऊपर वाले डायरेक्शन में लगना पॉसिबल कब होगा? जब बुएंसी वेट से ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा। ज्यादा। बुएंसी जो है वो ऑब्जेक्ट 1 पे उसके वेट से ज्यादा लग रहा है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड से कम या ज्यादा?
ऑब्जेक्ट का कम। कम। ऑब्जेक्ट का लिक्विड से कम, है ना? एंड उसी लॉजिक से तुम थर्ड का भी आंसर बता सकते हो। थर्ड जो है, डेंसिटी ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन डेंसिटी यस, ऑफ इस पे जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तभी उसका पाथ इस तरीके से डिविएट हो रहा है। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं एफ नेट ऑन 3 इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स 3 का जो वेट है वो उसके बुएंसी से ज्यादा होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब डेंसिटी ऑफ 3 इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, ये सारे एकदम बेसिक लेवल के एग्जांपल्स हैं। वैसे ही एग्जांपल 5, सिलेंडर फ्लोट कर रहा है केस 1 और केस 2 में, दोनों केसेस में वो फ्लोट कर रहा है। तो दोनों केसेस को के पानी के लेवल को अगर अपन कंपेयर करेंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। सोच के बट बता। सर अगर केस 2 में कुछ ज्यादा अंदर चला गया था, मतलब ज्यादा केस 2 में डिस्प्लेस हो गया। सर मुझे बता, दोनों केसेस में कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा? वॉल्यूम इमर्स तो सेम रहेगा ना दोनों केसेस में? दोनों ही केसेस में बुएंसी और वेट बैलेंस कर रहे होंगे, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, तो लेवल भी सेम होना चाहिए ना। और कुछ लग रहा है किसी को आंसर इसका? देखो, आई थिंक तुम्हें इसमें शायद डाउट आ रहा होगा कि इसको सुला दिया तो क्या होगा। उसके लिए एक एग्जांपल देख लो। मान लो मैं एक क्यूबॉइड ले रहा हूँ, फर्स्ट केस में मैंने इसको ऐसे ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। ओरिजिनल पानी का जो लेवल था वो मान लो ये था, ये ओरिजिनल लेवल था पानी का, है ना? और जब क्यूबॉइड को इमर्स किया, ये वाले केस में, तो तुम देख पा रहे हो ये वाला पानी गायब हो गया, ये वाला पानी गायब हो गया, और ये पानी यस गायब होके कौन कहाँ पे आने वाला है? सरफेस में। सरफेस पे। तो ये पानी गायब होके इधर आ गया, और यहाँ पे वो कितने लेवल पे आएगा? इसको अगर मैं y1 मान लूँ, और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है उसको अगर मैं v मान लूँ, और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको अगर मैं a1 मान लूँ, तो कहने से a1 y1 इज v, तो y1 कितना होगा? v बाई a1, है ना? ये तो अपन ने क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया था। लेकिन अगर मान लो मैं यस सर। इस क्यूबॉइड को दूसरे केस में अगर मैं इसको ऐसे इमर्स करने के बजाय सुला के इमर्स करता, ये रेफरेंस लेवल सेम ले लो इधर भी, ये इनिशियल लेवल था पानी का, और अभी क्यूब को मैंने ऐसे इमर्स किया, तो ऐसे इमर्स करने पर भी जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो सेम या अलग? ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो सेम या अलग? ये तो सेम ही अलग होगा ना। होगा। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम तो सेम होगा ना यार, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि क्यूब का वेट चेंज होगा क्या? मुझे बता, जब मैंने क्यूबॉइड को फर्स्ट केस जैसा अगर मैंने फ्लोट करवाया और सेकंड केस जैसा अगर फ्लोट करवाया, तो दोनों केस में क्यूबॉइड का वेट चेंज हो रहा है या सेम है? सेम है सेम है। सर। सेम है। तो बुएंसी फोर्स भी सेम होना चाहिए दोनों केस में फ्लोट करवाने के लिए। यस सर। तो लिक्विड यस का जो सर। वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो भी सेम होना चाहिए, है ना? बट अभी इस केस में जो वॉल्यूम है वो ये वाला एरिया ऑक्यूपाई करेगा,
फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम था, मुझे बताओ फर्स्ट केस का वॉल्यूम ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है कम एरिया कंपेयर टू सेकंड केस? ज्यादा एरिया। फर्स्ट केस में ज्यादा कर रहा है, बट वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। तो अगर ये वाले एरिया को मैं A2 मान लूं और इसका लेवल अगर मैं मान लूं Y2 से इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में Y2 किसके इक्वल आएगा? Y2 V/A2 के इक्वल आएगा। तुम्हें दिख रहा है A2 is less than A1. So in the second case, actually Y2 will be more than Y1. Yes or no? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगेन ये कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा अगर अपन अज्यूम करें कि ऑब्जेक्ट का जो एरिया है दैट इज कंपेरेबल टू द एरिया ऑफ वेसल। लेकिन अगर एरिया ऑफ वेसल अगर अपन माने मच ग्रेटर देन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या फर्क पड़ेगा लेवल पे? नो सर। No, sir. In this case, we can assume the level to be same. I don't know इसके सोल्यूशन में वो लोग ने क्या अज्यूम किया हुआ है। वो लोग ने एरिया बड़ा माना है तो सेम दिया होगा, और अगर एरिया कंपेरेबल माना है तो फिर इस केस में लेवल ज्यादा दिया है। एनीवेज, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A body floats in a liquid contained in a beaker. The whole system falls freely under the effect of gravity. तो देखो ये वाला केस अपन ने थियोरी में डिस्कस किया था। इस केस में इफेक्टिव जी कितना हो जाएगा अगर फ्री फॉल हो रहा है तो? 0. 0। और अगर इफेक्टिव जी 0 हो गया तो बुएंसी फोर्स भी 0 हो जाएगा। अपथ्रस्ट और बुएंसी फोर्स एक ही बात है ना? तो ऑब्जेक्ट पे कुछ भी अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा होगा फ्री फॉल। फिर ये वाला सवाल, a wooden block with a coin placed on its top floats in the water as shown in the figure. The distance L and H are shown. What will happen if after some time the coin falls into the water? ये सवाल भी अपन ने देखा था ऐसा सिचुएशन। मुझे बताओ L और H इन दोनों के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ, इनके साथ क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? L और H। L कम होगा। Sir, कॉइन को मैंने अंदर डाल दिया, तो L के साथ क्या होगा? L तो ऑब्वियसली कम होगा ना, क्यूब का अभी कम वॉल्यूम अंदर इमर्स्ड होगा। L डिक्रीजेस एंड ओवरऑल पानी का लेवल क्या होगा? level of water decreases. लेवल ऑफ वाटर भी डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। H विल आल्सो डिक्रीज। याद है सबको? क्योंकि ये वाला जो Yes, sir. केस है, अगर इसको मैं केस 1 मानूं और जब कॉइन पानी के अंदर चला गया, इसको अगर मैं केस 2 मानूं, तो केस 1 में जो बुएंसी फोर्स है वो केस 2 के बुएंसी फोर्स से ज्यादा है। तो केस 1 में ज्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ होगा कंपेयर टू केस 2। तो केस 1 का लेवल केस 2 के लेवल से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर H लेवल ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना? और कितना डिक्रीज करेगा वो भी तुम अभी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? अपने वैसे टाइप के भी कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। Yes, sir. ओके, ये सवाल देखो, ऐसा टाइप का भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था थियोरी में। इन केस ए द स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 50 न्यूटन्स। मतलब केस ए के अकॉर्डिंग वेट ऑफ वाटर प्लस वेसल ये 50 न्यूटन्स दिया हुआ है। और केस बी में अपन एक स्टोन ले रहे और स्टोन का वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब दिया हुआ है और मास 3 kg, और उसको पानी में कंप्लीटली इमर्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। तो मुझे बताओ सेकेंड केस में जो रीडिंग होगा वो स्टोन के वेट जितना बढ़ेगा या बुएंसी फोर्स जितना बढ़ेगा? बुएंसी फोर्स। करेक्ट, ये पढ़ा था अपन ने, याद है सबको? रीडिंग विल इंक्रीज बाय बुएंसी फोर्स, और बुएंसी फोर्स की वैल्यू होगी डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर दिया है ना, हाँ ये वाटर की बात हो रही। तो डेंसिटी ऑफ वाटर SI में कितना होगा? 1000 kgs पर मीटर 1000 क्यूब। kilogram.
डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टोन इमर्स्ड, जो कि 0.02 दिया हुआ है, इंटू 10। तो तुम देख पा रहे हो 20 न्यूटन से रीडिंग बढ़ जाएगा। बुएंसी फोर्स 20 आ रहा है, मतलब इसका जो रीडिंग होगा सेकेंड केस में, दैट विल इंक्रीज बाय 20, राइट। ये सारे सवाल तुम्हें खुद से भी एक बार ट्राई करने होंगे बाद में। एग्जाम्पल 9, a block of density ρ1 floats in two immiscible liquids, नीचे वाला लिक्विड 4 रो डेंसिटी का है और ऊपर वाला 2 रो, such that 1/4 portion of the block is in liquid of density 4 रो and remaining in 2 रो। मतलब अगर मैं ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम V मान लूं, ये डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन करते, ये वाला जो वॉल्यूम है ये 3V/4 होगा और ये वॉल्यूम होगा V/4, है ना। और यहाँ पे Yes, sir. ब्लॉक दोनों लिक्विड्स के इंटरफेस पे फ्लोट कर रहा है, मतलब ब्लॉक का जो टोटल वेट है वो दोनों के बुएंसी फोर्सेस मिलके बैलेंस करेंगे। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछता कि 2 रो वाला लिक्विड इस ब्लॉक पे किस तरफ फोर्स लगा रहा है, तुम्हारा आंसर क्या होता, ऊपर या नीचे? खाली 2 रो वाला लिक्विड नीचे। नीचे, ये सीखा था तुमने, नीचे। करेक्ट। और दोनों मिलके जो बुएंसी फोर्स लगाएंगे उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है B1 प्लस B2 जो होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्टकट तरीके से, टोटल वेट्स ऑफ बोथ द लिक्विड्स डिस्प्लेस्ड, टोटल वेट्स ऑफ बोथ लिक्विड्स डिस्प्लेस्ड। बट क्या इसका ये मतलब है कि लिक्विड 2 रो का जो वेट डिस्प्लेस हुआ होगा उतना बुएंसी फोर्स उसने लगाया होगा? इसका ये मतलब नहीं है, याद है सबको? यस सर। समझ में आया मैंने क्या बोला वो चीज? 2 रो का जो वेट डिस्प्लेस हुआ होगा उतना बुएंसी फोर्स 2 रो ने इस ब्लॉक पे ऊपर लगाया होगा, ऐसा बात नहीं। 2 रो ने तो नीचे ही लगाया होगा, बट टोटल मिलके दोनों ने जो लगाया होगा उसके कैलकुलेशन के लिए अपन ये शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं, टोटल वेट्स ऑफ बोथ द लिक्विड्स डिस्प्लेस्ड, है ना। और अभी अपन को यही यूज करना, इंडिविजुअल लिक्विड्स ने कितना फोर्स लगाया वो नहीं पूछ रहा, हमें सिंपली वेट को टोटल बुएंसी से बैलेंस करना। तो वेट कितना होगा, ρ1 इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी, और टोटल वेट्स ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, 2 रो के लिए कितना लिखेंगे, 2 रो इंटू 3V/4 3V/4 इंटू जी, और 4 रो में कितना into वॉल्यूम, G. 4 रो इंटू V/4 इंटू जी। V/4. तो इसको सॉल्व करने पर तुम्हें दिख रहा है Vg सब जगह से कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ρ1 की वैल्यू आ जाएगी ρ/2 प्लस रो, तो 3 ρ/2 आ रहा है आंसर। सबको समझ में आया ये? नहीं, आई थिंक कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, 5 ρ/2 होगा ना। So 5/2. Yes, sir. 5/2. 3/2 प्लस 1, हाँ 5 ρ/2 ये आंसर आएगा, करेक्ट। ओके, density of solid is less than density of liquid if tension in the string is T0 when the container is at rest. Find the tension in the string when the container is accelerating upwards with acceleration A. तो जब कंटेनर रेस्ट पे होगा उस समय अगर ये सॉलिड का अगर मैं FVD बनाऊं, इसका वॉल्यूम V मान लो, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? Sir, tension और mg नीचे और buoyancy ऊपर. करेक्ट, नीचे इसका वेट और टेंशन, और डेंसिटी सॉलिड का लेस दिया हुआ है, मतलब बुएंसी वेट से ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगा। अगर सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता तो फिर स्ट्रिंग स्लैक हो जाता और वो नीचे पूरा सिंक कर जाता, है ना। तो यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो, वेट प्लस टेंशन इक्वल्स टू बुएंसी, सो टेंशन विल बी बुएंसी माइनस वेट। बुएंसी किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, एंड वेट मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स वॉल्यूम इनटू जी।
तो टेंशन फोर्स की वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स v इंटू जी, ये आ रहा है फर्स्ट केस में। एंड सेकेंड केस में जब हम इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दे रहे तो वेट और बुएंसी दोनों में जो जी का टर्म आ रहा है उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? A G plus plus G. जी इफेक्टिव, जी प्लस। सो जो नया टेंशन होगा वो भी सेम आ जाएगा, रो एल माइनस रो नॉट इंटू वी, ये टर्म सेम रहेंगे, ओनली डिफरेंस इज जी के बदले जी प्लस ए लिख देंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, टी डैश अपॉन टी नॉट इज जी प्लस ए अपॉन जी, तो यहां से मुझे टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी नॉट मिल गया, है ना। टेंशन बढ़ेगा या कम होगा? टेंशन बढ़ जाएगा। सर बताओ। सर अगर फ्लो टेंशन सेम क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वही जितना बुयंसी इंक्रीज होगा उतना वेट भी इंक्रीज होगा ना, जी देख ये इफेक्टिव से। इक्वेशन दिख रहा है, देखो ये वाला इक्वेशन, यस सर। तो जिस फैक्टर से बुएंसी इंक्रीज हो रहा है उसी फैक्टर से वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो सर टेंशन को वही भी बोल उसी रहा हूँ। फैक्टर से इंक्रीज होना पड़ेगा ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग दिस एंटायर इक्वेशन विद दिस फैक्टर जी प्लस ए अपॉन जी। वेट भी इस फैक्टर से बढ़ रहा है और बुएंसी भी इसी फैक्टर से बढ़ रहा है, तो क्या टेंशन सेम रह पाएगा? मुझे लग रहा है कि तू इसको वो वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज कर रहा है जहां पे इमर्स्ड वॉल्यूम सेम रहता था, हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे भी इमर्स वॉल्यूम सेम ही है ना सर, यहाँ पूरा पे तो वॉल्यूम पूरा का कुछ पूरा नहीं है। इमर्स्ड है तो ऑब्वियसली सेम होगा, बट अगर मान ले कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट भी कर रहा होता, अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि उसको तुम ये सवाल से कंफ्यूज ना करो। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा होता और मान ले इमर्स्ड वॉल्यूम में वी आई लेता और टोटल वॉल्यूम अगर मैं वी टी लेता, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी टी इंटू जी, ये कौन बैलेंस करता? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी आई इंटू जी। यस सर। और अभी इस पूरे सिस्टम को मान ले मैंने ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए दे दिया और मैंने अज्यूम कर लिया कि अभी जो इमर्स्ड वॉल्यूम है वो वी आई से चेंज होके वी डैश आई बन गया, तो अभी सिचुएशन क्या होती? वेट जो है रो नॉट वी टी जी प्लस ए और बुएंसी फोर्स रो एल, नया इमर्स्ड वॉल्यूम वी डैश आई मान ले, इंटू जी प्लस ए। बट दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके तुझे दिख रहा है वी आई और वी डैश आई दोनों सेम ही है, यस सर। तो यहाँ पे सिस्टम को तू ऊपर या फिर नीचे एक्सेलरेट करवा दे, इमर्स्ड वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, या फिर ये जो हाइट है जिस डेप्थ से वो इमर्स्ड है वो चेंज नहीं होगा, है ना। दोनों में सर फर्क वहाँ समझ पे में आया? देखो दोनों डिफरेंस क्या है, किसमें डिफरेंस? वो डिफरेंस नहीं समझ रहा। इसमें सेम है उसमें सेम क्यों नहीं है टेंशन? तो फिर क्योंकि बुयंसी और वेट पे डिपेंड करता है ना टेंशन, और दोनों सेम फैक्टर से बढ़ रहे हैं, तो सेम कांस्टेंट टेंशन होना। भी तो सेम फैक्टर से ही बढ़ेगा ना। दोनों में डिफरेंस क्या है ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा तू? नो दोनों सर। कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, दोनों चीजें ही अलग है, टेंशन अलग है और वॉल्यूम इमर्स्ड अलग है। कैलकुलेट करने पर सेम आ रहा है ना वॉल्यूम इमर्स्ड। सर वो टेंशन इज इक्वल्स टू बुयंसी माइनस वेट है ना, तो दोनों। टेंशन अगर बुएंसी माइनस वेट है, और मुझे बता अगर मैं बुएंसी को भी डबल कर दूं, एक सेकंड, ये वन नोट बीच बीच में क्रैश हो जाता है, एक सेकंड रुक जाओ। क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको? हाँ देख, अगर तू वेट और बुएंसी दोनों को डबल कर रहा है तो क्या टेंशन सेम रहेगा? मान ले इनिशियली वेट था 40 और बुएंसी था 60, तो टेंशन 60 माइनस 40 20 न्यूटन आ रहा है। लेकिन यस सर। सेकंड केस में अगर तू दोनों को डबल कर देगा तो क्या उस केस में भी डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस भी डबल हो जाएगा? डिफरेंस डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा ना, तो इसीलिए टेंशन उसी फैक्टर से बढ़ जाएगा।
ओके सर, हाँ बट समझा। इस केस में अगर तू वेट और बुएंसी दोनों को सेम फैक्टर से बढ़ा रहा, वेट और बुएंसी दोनों को सेम फैक्टर से बढ़ा रहा, तो वो फैक्टर कौन क्रिएट कर रहा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग बाय दैट फैक्टर? जी इफेक्टिव है ना। यस सर। तो क्या इमर्स्ड वॉल्यूम को चेंज होने की जरूरत है इधर? नो सर। समझ में आया अभी? यस सर। देखो ये इम्प्योरिटीज के ऊपर ये सवाल बेस्ड है। किसी भी ऑर्नामेंट में इम्प्योरिटी कैसे निकालते हैं ये अपन ने सीखा था। यस सर। तो यहाँ पे ऑर्नामेंट का जो वेट है एक्चुअली मास देना चाहिए था, 60 ग्राम्स मास होगा एयर के अंदर, और जब पानी के अंदर इमर्ज्ड है तो उसका मास 55 ग्राम्स हो गया, है ना। पानी का जो डेंसिटी है वो 1 ले लो, और ये जो गोल्डन ऑर्नामेंट है उसके अंदर कॉपर का मिलावट किया हुआ है, कॉपर इज मिक्स्ड विद द गोल्ड व्हाइल मेकिंग द ऑर्नामेंट। तो हमें फाइंड करना है कि कॉपर का कितना अमाउंट मिलाया होगा। कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ है और गोल्ड का डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखो ऐसे सवालों में दोनों के वॉल्यूम्स को V1 और V2 मान लो, या फिर VC और VG मान लेते, कॉपर का वॉल्यूम और गोल्ड का वॉल्यूम, है ना। तो यस सर। टोटल मास 60 ग्राम्स दिया हुआ है, इसका मतलब कॉपर का वॉल्यूम इंटू कॉपर का डेंसिटी प्लस गोल्ड का वॉल्यूम इंटू गोल्ड का डेंसिटी, ये 60 ग्राम्स के इक्वल होगा। पहला इक्वेशन। डेंसिटी तो गिवन है ना, डेंसिटी कितना दिया हुआ है कॉपर का 10, तो 10 VC प्लस 20 VG इक्वल्स टू 60। दैट मीन्स VC प्लस 2 VG इज 6। ये पहला इक्वेशन आ गया। एंड सेकेंड यस इक्वेशन सर। बताओ क्या होगा जब उसको सर पानी के अंदर buoyancy इमर्स किया। पानी के अंदर इमर्स करने पर डिफरेंस ऑफ मास कितना आया? बुएंसी। 5 grams. डिफरेंस ऑफ मास आया 5 ग्राम्स। तो इसका मतलब उस पे बुएंसी कितना लग रहा होगा? डिफरेंस ऑफ मास टाइम्स जी, ये बुएंसी फोर्स इस पे ऊपर लग रहा होगा। और बुएंसी फोर्स किसके इक्वल लिखेंगे अपन? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो कि V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, इनटू डेंसिटी जो कि 1 होगा, इनटू जी। मैं सब कुछ CGS में ले रहा हूँ, और जी की वैल्यू भी अगर मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ती तो मैं 10 लेता या 1000 लेता CGS में। मीटर्स पर 1। सेकेंड स्क्वायर SI में 10 होता है, बट सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में 1000 लेते। बट स्टिल मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ। क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इक्वेशन लिखने पर वो वैसे भी कैंसिल होने वाला। अगर मैं बुएंसी का यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ 5 ग्राम्स इंटू जी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 टाइम्स जी, तो ये जी कैंसिल हो गया, और सेकेंड इक्वेशन से मुझे मिला V1 प्लस V2 5 के इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अपन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते साइमल्टेनियसली। अच्छा सॉरी, यहाँ पे V1 V2 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, VC प्लस VG ले लो। तो क्या करूँ बताओ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के साथ? subtract दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा? VG VG कितना मिलेगा? 1 1। इसका मतलब VC कितना होगा? 4 4। ये तो उल्टा हो गया ना। यहाँ पे अपन ने कॉपर इम्प्योरिटी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और अगर मान लो बाय मास पूछते तो मास ऑफ गोल्ड कितना होता? 1 इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड मतलब 20 ग्राम्स, और मास ऑफ कॉपर कितना होता? 40 ग्राम्स, 40 grams. है ना। एक बार चेक कर लेना सोल्यूशन में अपन ने कैलकुलेशन सही किया है ना, उतना ही आ रहा है इनका भी 40 और 10 करेक्ट वही आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऑब्जेक्ट का एयर में जो वे है वो 250 ग्राम्स दिया हुआ है, और पानी में 200 ग्राम्स, और किसी अननोन लिक्विड में 150 ग्राम्स। फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो नॉट मान लूँ और उसका वॉल्यूम V मान लूँ, तो मुझे बताओ रो नॉट इंटू V किसके इक्वल लिखूँ? सर 250 250 ग्राम्स।
पानी के अंदर बुएंसी कितना होगा? सर मास में डेंसिटी नहीं, इससे बोलो, ये डेटा से। मास 250 से 200 हो गया पानी में, तो कहने से 50 इंटू 50 जी। ग्राम्स इंटू जी, ये बुएंसी पानी में होगा। और इस बुएंसी को क्या किसके इक्वल लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी। तो सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या मिला? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इज 50। तो इक्वेशन 1 और 2 की मदद से अपन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते। रो नॉट अपॉन रो डब्ल्यू इज 250 अपॉन 50 विच इज 5। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते? कौन सा डेंसिटी? सर रिलेटिव डेंसिटी। करेक्ट। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर पूछा तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाता। और अगर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेंसिटी पूछते तो 5 इंटू 1 ग्राम पर सीसी, तो 5 ग्राम्स पर सीसी ये उसका एक्चुअल डेंसिटी हो जाता। और इसी ऑब्जेक्ट को जब अननोन लिक्विड में वे किया तो कितना आया? 150 ग्राम्स। तो अननोन लिक्विड में बुएंसी फोर्स कितना रहा होगा? सर 100 जी। करेक्ट, बुएंसी फोर्स विल बी 100 जी। और इस 100 जी को डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी के इक्वल कर दो, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गया, है ना? इसको उल्टा करके लिख दो एक्चुअली थर्ड इक्वेशन को, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इज 100। तो अभी इसको तुम आइदर फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, सेकंड से कर दो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ये 2 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 2 ग्राम्स पर सीसी। आसान सवाल था, बस बुएंसी फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, फिर क्वेश्चन 13, एग्जांपल 13, अ क्यूब ऑफ वुड just floats in water with a mass of 300 grams kept over it। अच्छा, just floats in water का क्या मतलब होता है? जब उस पूरा पे एक डूब मास गया। रखा गया मतलब वो जस्ट पूरा डूब गया होगा, है ना? तो एक वुडन क्यूब मान लेते, ये वुडन क्यूब जस्ट पानी के अंदर पूरा डूब चुका है और इसके ऊपर एक पॉइंट मास 300 ग्राम्स का एक पॉइंट मास इस पे रखा हुआ था, है ना? उस समय ये पूरा डूब गया होगा। और देखो आगे क्या पूछा है, when the point mass is removed the wood rises by 3 centimeters। what is the length of side of the cube? इसके साइड का अगर मैं लेंथ a मान लूं तो इसका जो वॉल्यूम है वो a क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यस सर। और यहाँ पे कंटेनर के एरिया के बारे में कुछ दिया नहीं, तो वो चीज अपन नेग्लेक्ट कर सकते, है ना? 300 ग्राम जब हटा दिया, हटाने के बाद ये कितना ऊपर आ गया? द वुड राइजेस बाय 3 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। इसका मतलब जब 300 ग्राम इस पे रखा होगा तो ये 3 सेंटीमीटर जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम इमर्स हो रहा है, ये जो 3 सेंटीमीटर वाला एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्स हो गया, है ना? यस सर। और उसके वजह से जो पानी का राइज हुआ होगा वो अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे क्योंकि पूरा का पूरा इमर्स हो गया। तो भले ऊपर पानी और भी ज्यादा राइज हुआ होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो एक्स्ट्रा बुएंसी जनरेट हुआ इसके वजह से, ये जो एक्स्ट्रा वेट इमर्स हुआ वो क्यों इमर्स हुआ? किसको बैलेंस करने के लिए? सर 300 ग्राम। करेक्ट, दिस बैलेंसेस द वेट ऑफ 300 ग्राम्स ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 सेंटीमीटर्स इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्क्वायर। सो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड पानी है तो उसका डेंसिटी 1 ले सकते हैं एसआई में, इंटू जी। और ये 300 टाइम्स जी को बैलेंस कर रहा होगा, तो इसको सॉल्व करने पर ए स्क्वायर 100 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ए विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। समझ में आया सबको? यस सर। देखो ये कैविटीज वाला क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को ग्लास से बनाया हुआ है मगर उसके अंदर कुछ कैविटीज रहेगा। इफ व्हाइल फ्लोटिंग इन वाटर 1/4 of it
is above water. Find the fraction of volume of the cavities to the total volume. ग्लास का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 दिया है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कैविटी का वॉल्यूम VC मान लेते और ग्लास का वॉल्यूम VG मान लेते, ये दो वॉल्यूम्स हैं। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कैविटीज, मतलब हमें VC अपॉन VC प्लस VG फाइंड करना है। सवाल समझ में आया सबको? यस सर। कैविटी का वॉल्यूम, उसका फ्रैक्शन चाहिए ऑफ टोटल वॉल्यूम, और सवाल में दिया जब इसको पानी में फ्लोट करवा रहे तो उस समय कितना इमर्स्ड होगा? 1/4 ऑफ इट इज अबव वाटर, मतलब 3/4 इमर्स्ड होगा, है ना। 3/4 ऑफ VT, टोटल वॉल्यूम को VT मान लेते और ये 1/4 ऑफ VT, where VT will be equals to how much? VC plus VG. VG। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फ्लोटिंग कंडीशन में जो हमेशा करते आ रहे अब तक, वेट और बुएंसी को बैलेंस कर देंगे। क्या कैविटी का कुछ भी वेट होगा? नो सर। नो। सो ग्लास का वेट कितना होगा? ग्लास का वॉल्यूम VG इंटू ग्लास का डेंसिटी, और ग्लास का जो डेंसिटी है वो 2.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी सेम होता था, याद है सबको? तो 2.5 अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी है तो एक्चुअल डेंसिटी 2.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। और ग्लास के इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? बुएंसी फोर्स, एंड बुएंसी फोर्स विल बी वॉल्यूम इमर्स्ड व्हिच इज 3/4 ऑफ द टोटल, 3/4 ऑफ VG प्लस V कैविटी टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स G। यहाँ पे भी एक G का टर्म आएगा, तो G दोनों साइड से कैंसिल, रो वाटर भी दोनों साइड से कैंसिल, और इसको सॉल्व करने पर हमें VG अपॉन VG प्लस VC आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ ग्लास, जो कि 3/2.5 टाइम्स 4, 0.3 आ रहा है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ कैविटी कितना होगा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ कैविटी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.3, 0.7. 0.7। सबको समझ में आया? फिर नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15। आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइस क्यूब इज आउटसाइड द वाटर? आइस का डेंसिटी दिया हुआ है, ये तो आसान सवाल है ना। फ्रैक्शन इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो लिक्विड। तो फ्रैक्शन इमर्स्ड 0.9 होगा, मतलब 90% ऑफ आइस सबमर्ज्ड होगा। तो कितना परसेंट आउटसाइड वाटर होगा? 10%. 10%. 10%, करेक्ट। ओके, तो इसके साथ ही अपना फ्लूइड स्टैटिक्स का सिलेबस हो चुका है। अगले लेक्चर में अपन फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिक्विड्स फ्लो कर रहे होंगे। ओके, एंड उसके बाद जाके विस्कोसिटी करेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नहीं, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है वो सबको अच्छे से समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो अभी मैं तुम्हें बुकलेट से भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। सबके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का बुकलेट होगा ना? यस सर। ओके, तो उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चालू कर दो। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सारे सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, इलस्ट्रेशंस इन चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स के पहले वाला जो पार्ट है, पेज नंबर 16 तक। पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 16, इसमें जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशंस,
और इन चैप्टर एक्सरसाइज, ये सारे कर लो। फ्लूइड डायनामिक्स अपन कल से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1 में इसमें ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन 33 तक सब कुछ एक ही दिन में नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना चालू कर दो ताकि बाद में एक साथ प्रेशर ना आए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है वो अपना हो गया पढ़ के, तो ये सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हो। क्वेश्चन 1 से 33 फ्रॉम एक्सरसाइज 1। कुछ पूछना है तुम्हें? सर HCV से भी स्टार्ट कर दें। HCV से अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तुम्हें HCV से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उससे बेटर मैं तुम्हें कुछ रिवीजन सेट्स भेजूंगा, वो तुम सॉल्व कर लेना। उसमें HCV और भी अच्छे अच्छे बुक से सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो पहले बुकलेट कर लो, उसके बाद भी अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम्हें ये वीक में भेज दूंगा, वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सर। तो ठीक है, चलो फिर आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय सर। बाय सर।